तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान भी बनाने में अमेरिका और इसराइल का मरकजी किरदार है और इसके अंदर इंडिया का भी पूरा पार्ट मौजूद है. How is your experience in Dhaka so far? जब मैं कुआलालंपुर से बांग्लादेश आ रहा था तो मैंने ये सोचा कि मैं शायद बांग्लादेश जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं ढाका एयरपोर्ट पे उतरा तो मुझे लगा मैं तो पाकिस्तान में हूँ. How does your country balance ties with big powers like China and the US? तालिबान जो बनाई गई वो इस्लाम को डैमेज करने के लिए बनाया गया, उसको इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया. How important is Bangladesh strategically and economically for Pakistan today? जब तक ये अमेरिका तबाह नहीं होगा ना, ये पाकिस्तान हो या इंडिया हो या बांग्लादेश हो, इसकी आवाम को बेहतरी नहीं आ सकती. One word to describe Bangladesh. बेहतरीन मुल्क और बेहतरीन लोग. Okay. Hello, Assalamu alaikum. Welcome to our special edition of Khabar Ekattor podcast, which has been branded as Unmute Bangladesh. This is a signature podcast show for this online news agency. And today we have with us a special guest who is a politician by choice, a businessman by profession, and has been senator for Pakistan by the election of the people of the Pakistan Republic. So we welcome to our show Mr. Faisal Abedi. Thank you very much. Well, from politics and regional diplomacy to business, media, and the evolving Bangladesh-Pakistan relationship, today's discussion promises insight, honesty, and meaningful dialogue. So, please stay with us for the next 45 minutes or so as we unmute Bangladesh. Thank you. And once again, we welcome you to our show. We will discuss things in personal capacity first, and afterwards we will go and dig deeper into the region of politics, diplomacy, and Pakistan-Bangladesh relationships, and how this relationship can be taken to a greater height in the days to come. Well, we'll start with the question. You are already in Bangladesh on business tour, as I know. So, how is your experience in Dhaka so far? सबसे पहले तो शुक्रिया, धन्यवाद. जब मैं कुआलालंपुर से बांग्लादेश आ रहा था तो मैंने ये सोचा कि मैं शायद बांग्लादेश जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं ढाका एयरपोर्ट पे उतरा तो मुझे लगा मैं तो पाकिस्तान में हूँ. बहुत मोहब्बत, बहुत अकीदत. जो एक परसेप्शन था माजी में, इट वाज टोटली रॉन्ग. मुकम्मल एक गलत परसेप्शन था पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी. बांग्लादेश के लोग तहजीब याफ्ता, सकाफत से भरपूर और बेहतरीन माशरा है, मोहब्बत से भरपूर. जब मैं बांग्लादेश पहुंचा और इत्तफाक से मुझे हुसैनी दालान जाने का मौका मिला, अच्छा, तो वहाँ पे जब मैं लोगों से मिला तो मुझे ये जान के बड़ी हैरत हुई कि बांग्लादेश शायद दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक मुल्क है जहाँ किसी भी किस्म की कोई तफरकेबाजी नहीं है, कोई तासुब नहीं है. अच्छा. मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आकर. और बहरहाल माजी में जो हुकूमतें थीं आपके यहाँ, वो नफरत बांटा करती. अच्छा. और जो अब हुकूमत है आपके यहाँ, वो एक हकीकी जमहूरी हुकूमत है जो आवाम की तर्जुमानी करती है. अच्छा. माजी में इंडिया ने एक गलत रविश इख्तियार की और यहाँ के हुक्मरानों के जरिए तासुब भरा. अच्छा. लेकिन आवाम के अंदर तो कोई तासुब नहीं है. आवाम तो बांग्लादेश की एक बेहतरीन माशरा है और बांग्लादेश की आवाम में सबसे जो खूबसूरत चीज़ है कि बहुत हेल्पफुल है. अच्छा. बहुत मदद करने वाली है. तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ढाका में नहीं, मैं कराची में मौजूद. अच्छा. मैं हर जगह गया, मैं मिला लोगों से. और सबसे बड़ी बात कि कारोबारी ग्रोथ यहाँ पे बांग्लादेश में बहुत अच्छी है. तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस को मजबूत करने में मैं पाकिस्तान में अपना किरदार अदा करूँगा. और जो गलत परसेप्शन है लोगों का, उसको ख़त्म करना है मुझे, क्योंकि जो परसेप्शन अगर यहाँ पर है तो कुछ सियासतदानों ने वहाँ पे भी कायम किया पाकिस्तान में. ये सियासी खेल जो हैं ये इन दूरियों का बाइस बने. लेकिन अब मैं जो देख रहा हूँ सूरत हाल, मैं इससे बिल्कुल मुतमईन हूँ कि इसको ज़ाइल करके और बांग्लादेश और पाकिस्तान को करीब लाने में अपना किरदार अदा करें. Okay, we'll come to that point once again, inshallah, later. Now we'll move on to the next question of your bold stance against extremism, right? You are known for speaking boldly
against extremism in Pakistan and Taliban-linked groups in Pakistan. Okay, so what gave you that courage? वेल मैं आपको बताऊं कि बहरहाल तालिबान हो, दाइश हो, ISS हो या तहरीक तालिबान पाकिस्तान, Right. ये तो अब ऑन रिकॉर्ड हर चीज़ मौजूद है कि ये अमेरिका ने बनाई। अच्छा, इस पे हिलरी क्लिंटन का भी बयान मौजूद है, इस पे मार्क रूबियो का भी बयान मौजूद है, और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने 2 माह कबल इस अपना स्टेटमेंट में ये बताया कि दाइश तो उसने बनाई, और जोलानी नाम के शख्स को, जो दाइश के एक दौर में कमांडर हुआ करता था, उसको शाम के अंदर उसने हुकूमत में बिठाया। अच्छा। तो मुझे और आपको अब मजीद कहने और सोचने की जरूरत नहीं है, जब एक चीज को खुद अमरीकी सदर ने कबूल कर लिया। इसी तरह तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान भी बनाने में अमरीका और इसराइल का मरकजी किरदार है, और इसके अंदर इंडिया का भी पूरा पार्ट मौजूद है, क्योंकि इंडिया के अक्सर मिनिस्टर्स जो हैं और अक्सर जो उसके हुक्मरान हैं वो तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ओपनली सपोर्टर हैं। अच्छा। उसको सपोर्ट करते हैं। बेसिकली तालिबान जो बनाई गई वो इस्लाम को डैमेज करने के लिए बनाया गया, उसको इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया। उसकी वजह ये है कि जब आप अल्लाह अकबर कह के अपने आप को सुसाइडिंग करते हैं तो आपके अजान का जो इब्तिदा है वो अल्लाह अकबर है। बेशतर यूरोपीय ममालिक ने और बेशतर अमरीकी ममालिक ने ये अजान के ऊपर पाबंदियां आयद करने की कोशिश की। उसकी वजह क्या थी? आप कहते थे अल्लाह अकबर, आगाज ही अल्लाह अकबर है। वो कहते थे हम डरते हैं इस चीज से। वो डरते क्यों हैं कि ये अल्लाह अकबर कह के जब गले काटा करते थे तो उसको यूरोप में और अमेरिका के अंदर स्कूल्स के अंदर और कॉलेजेस के अंदर बाकायदा दिखाया जाता था, और वहां से ये कॉन्सेप्ट गया कि नहीं भाई, ये अल्लाह अकबर ही दहशतगर्दी की अलामत है। तो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान ने सबसे बड़ा नुकसान ना पाकिस्तान को दिया, ना ही किसी और मुल्क को दिया, इन्होंने बराह रास्त नुकसान दिया इस्लाम को। 1,25,000 लाशें इन्होंने पाकिस्तान के अंदर धमाका करके किया, और मैंने तो खुद धमाका फेस किया ना, जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आ रही थी 18 अक्टूबर 2007 को, तो उस धमाके के अंदर मैं शदीद जख्मी हुआ था। मैंने जी 2007 Okay. बेनज़ीर भुट्टो जब एग्जाइल से वापस पाकिस्तान आई हैं 18 अक्टूबर को, तो वहाँ ब्लास्ट हुआ। जब वो ब्लास्ट हुआ हमारे करीबी लोग उसके अंदर शहीद हुए, मैं उसमें जख्मी हुआ। तो बात ये है कि आपको किसने ये इख्तियार दिया है कि आप अपनी मजहबी सोच को किसी के ऊपर राइज करो? इस्लाम तो इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता। और ख़ुद मैंने बांग्लादेश के अंदर ये देखा है कि वो एक्सट्रीमिज़म से शदीद नफरत करते हैं। इवन के मैं आपको बताऊं कि हुसैनी दलान के अंदर तारीख में एक बार एक ग्रेनेड का हमला हुआ जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए। यस, तो बांग्लादेश की आवाम ने इसके खिलाफ एक पूरी मुहिम चलाई और इसको उन्होंने सख्ती से इसको मुस्तरद किया। तो बज़ाहिर देखें, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए अल्लाह अकबर का नारा लगा के जब किसी को कत्ल करेंगे, मासूम बच्चों को मारेंगे, तो बराह रास्त इस्लाम मुतासिर होगा। तो इसलिए मैंने एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ 2007 से तहरीक का आगाज किया, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 13 साल से तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो हेट लिस्ट है उसमें मैं पहले नंबर पे। सो मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि अल्लाह और उसके रसूल और इस्लाम के दुश्मनों ने मुझे अपना बदतरीन दुश्मन जाना। मेरे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक एजाज़ है, इस्लाम की तरफ से एजाज़ है, मेरे मुल्क की तरफ से एक एजाज़ है, क्योंकि मेरे मुल्क ने 1,25,000 लाशें दी हैं। हम अवाम पाकिस्तान किसी सूरत एक्सट्रीमिज्म को नहीं मानते, किसी तासुब को नहीं मानते। हम बिल्कुल भी किसी किस्म के गरोही और लिसानी या फिर गवराना तासुब से नफरत करते हैं। तो इसलिए मैं इसके अंदर एक एज अ रोल मॉडल मौजूद हूँ और मैं अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूँ। Very well said. Okay, now we'll move on to talk about the other challenges Pakistan is facing today. Which is the biggest challenge for Pakistan today? Is it political instability or economic crisis or extremism? Sword of justice. Okay. इंसाफ का ना होना। Okay. किसी भी माशरे को मजबूत करने के लिए निज़ाम इंसाफ चाहिए। Okay. जब इंसाफ नहीं है तो माशरा भी नहीं, जब इंसाफ नहीं है तो अमन भी नहीं, जब इंसाफ नहीं है तो कारोबार भी नहीं, जब इंसाफ नहीं है तो बहामी जो रिश्ते इस्तवार होते हैं वो भी नहीं है। हमारी जो अदालतें हैं बर्रे सगीर पाक व हिंद का सबसे बड़ा मसला ये है कि अदालतें इंसाफ नहीं देती, और इंसाफ इतना महंगा हो गया, उसकी वजह वकीलों की फीस है।
इंसाफ कहते हैं महंगा हो गया है। अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हैं हमें सस्ता और आजाद इंसाफ चाहिए। ये सस्ता इंसाफ क्या है? जज तो पैसे लेते नहीं, पैसा लेता है वकील, और हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि सिर्फ वकील ही जज बनेगा। अच्छा, पाकिस्तान में अगर हम इसको CSS के जरिए LLB को लेके और वहाँ से एक मुकाबले के इम्तिहान के अंदर काबिल लोगों को आगे लेके आए, तो मैं समझता हूँ कि ये निज़ाम चेंज हो सकता है। जब आप इंसाफ देना शुरू करेंगे तो हर चीज़ होगी। पाकिस्तान में पिछले 55 साल से ये सबसे बड़ा मसला है कि अदालतों ने इंसाफ नहीं दिया, किसी को भी इंसाफ नहीं दिया। इवन के जो लाखों टेररिस्ट पकड़े गए, हज़ारों टेररिस्ट पकड़े गए तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, जिनको पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार किया, जाहिर बात है आप गिरफ्तार करके अदालत भेजेंगे ना, तो वो अदालत गए, अदालत ने उसको रिलीज कर दिया। अच्छा, तो मैं ऑन बेल और उनको बाइज्जत बरी भी किया है। अच्छा, तो इस दिन के अंदर साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ले लें, साकिब निसार ले लें, उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस ले लें, तो इन्होंने हजारों की तादाद में टेररिस्ट छोड़े जो बाहर निकले और उन्होंने फिर कत्लेआम किया। तो ऐसा भी हुआ है कि मुमकिन के 2-2, 3-3 बार उनको रिलीज किया गया और 2-2, 3-3 बार वो पकड़े गए, तो कितना पकड़ेगा आदमी? तो फिर इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि निज़ाम इंसाफ का फुकदान है, जिसकी वजह से कारोबारी तातुल हुए। उसकी वजह ये है कि जब आप हर चीज़ के ऊपर स्टे देंगे, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हर चीज़ के ऊपर स्टे दे देते हैं। अच्छा, आपको टैक्स देखें, एक रियासत की आमदनी क्या होती है? टैक्स होता है ना। आपके बांग्लादेश में जो आपकी GDP खड़ी है ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स है ना। ट्रू। अब पाकिस्तान के अंदर जो आपका टैक्स है उसके ऊपर आपकी अदालतें स्टे दे देती हैं। वो स्टे 25-25 साल से कंटिन्यू चल रहा है। अच्छा, कानून के तहत तो 90 दिन में आपको फैसला करना है, हद से हद 6 महीने में आपने फैसला करना है। ये कौन सा फैसला है जो 20 साल और 25 साल से कंटिन्यू चल रहा है, जिसकी वजह से बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो अभी स्टे की नजर हुए, जो पाकिस्तान की मैशियत को नुकसान पहुंचाने का सबसे बड़ा सबब बनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि निज़ाम इंसाफ के साथ ही माशरा चला करता है। रेस्ट ऑफ दूसरी चीज़ें ये है कि जाहिर सी बात है कि आप IMF और अगर वर्ल्ड बैंक के मातहत रहेंगे तो वो जो आपको कर्ज देते हैं वो अपनी शराइत पे देते हैं, वो आपको GST भी बढ़ाने का हुक्म देते हैं, वो आपको पैसा डिवैल्यू करने का भी हुक्म देते हैं। तो जब आप इस IMF के मक्कड़ जाले में फंसोगे तो वही होता है जो पाकिस्तान के अंदर हुआ। जिस दिन IMF और वर्ल्ड बैंक से आप बाहर आओगे, हर चीज़ स्टेबल हो जाएगी। तो पाकिस्तान में अब जो सूरत हाल है बेहतरी की तरफ जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे ये पूरा यकीन है कि अगले चंद महीनों के अंदर आप बहुत तेज़ी से पाकिस्तान के अंदर ऐसी डेवलपमेंट देखेंगे जिस निज़ाम इंसाफ को लेकर चलेगी। Inshallah. Thank you. How Pakistan is getting its position improved in changing its international images regarding militancy and extremism? पाकिस्तान का पार्लिमानी निज़ाम है, एक पाकिस्तान में एक पार्लियामेंट है। मसला ये है कि हमारे यहाँ जो भी हुक्मरान आता है वो अमरीकी गुलाम है। अच्छा, आपके यहाँ भी यही मसला है? ये मसला एक सब कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है। More or less, it's all the same. बिल्कुल। हम जब तक ये अमेरिका तबाह नहीं होगा ना, ये पाकिस्तान हो या इंडिया हो या बांग्लादेश हो, इसकी आवाम को बेहतरी नहीं आ सकती। उसकी वजह ये है कि वो 18,000 किलोमीटर दूर बैठ के पाकिस्तान और बांग्लादेश के फैसले कर रहा है। ये जितने फिसाद दुनिया के अंदर मचा रखे हैं उसके पीछे अमेरिका है। अच्छा, खुले आपको भी पता है, सबको पता है, ये कोई नई बात तो नहीं है ना। आप कहते नहीं, हम खुल के कह देते हैं, फर्क तो है ना। तो ये जब से ये कमज़ोर होना शुरू हुआ है, मैंने मुल्कों की इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ देखी है। अब डॉलर तबाह हो रहा है, आपके अभी हो रहा है माशाल्लाह, पूरी दुनिया में हो रहा है। तो ये इसका तो सारा इसका जो ब्रेन चाइल्ड है वो तो मैं खुद हूँ। मैंने तो तबाह करना शुरू किया इसको। उसकी वजह है कि जब तक ये तबाह नहीं होगा, ना आप कर्जों से बाहर निकलोगे ना हम निकलेंगे। जिस आपका कर्जा जो आप लेते हो डॉलर में लेते हो ना, तो कानून ये है कि आपने डॉलर में ही वापस करना है। अब अगर यहाँ पर फर्ज करें कि $1 जो है वो 125 टके का है, ऑलमोस्ट। अब अगर वो डॉलर ही डिवैल्यू हो गया और अगर आपका कर्जा फर्ज करें $100 है और वो डॉलर डिवैल्यू हो गया, वो 1 टके का हो गया, तो आपका कर्जा नीचे आएगा ना। it should. हर सूरत नीचे ही आएगा ना। अच्छा, आपकी करेंसी को डिवैल्यू करके ये कर्जा बढ़ाते हैं,
آپ کے جو حکمران ہیں یا ہمارے جو حکمران ہیں ان کا سب سے ان کا محبوب مشغلہ یہ ہے کہ جی ہم آپ کو قرض دے رہے ہیں, آپ 4 روپے اپنے ٹکے کو یا روپے کو ڈیویلیو کر دو. اچھا, تو آپ کے یہاں ڈیویلیو ہوتا ہے, ڈیویلیو ہونے کے ساتھ آپ کا ورتھ بڑھتا ہے نا, جو آپ کے پاس قرضہ ہے اس کی گروتھ بڑھتی ہے, یعنی کہ اگر آپ $100 کے مقروض ہیں تو وہ بڑھ کے $200 ہو جائے گا. لیکن جب ڈالر شلنک کرے گا تو قرضہ بھی واپس آئے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اس IMF اور ورلڈ بینک اور خاص طور پہ اس امریکن ڈالر کے مکڑ جالے سے باہر نہیں آئیں گے, نہ آپ ترقی کریں گے نہ میں کروں گا. ابھی کتنی عمر ہے آپ کی؟ ہاؤ اولڈ آر یو؟ Bangladesh? No, you. It's me? You. Okay. I'm 48 years old. How much? 48. 48. Okay. Near to me. Yeah. بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں جی ہم قرض سے باہر نکلیں گے, ہم ترقی کریں گے. ہم نے کہاں کی ترقی آج تک؟ بچپن سے آپ بھی سنتے آ رہے ہیں نا, میں بھی سنتا آ رہا ہوں کہ جی ہم ترقی کریں گے. ہم نے کب کی ہے ترقی آج تک؟ جب تک یہ ڈالر ختم نہیں ہوگا اور یہ IMF کا مکڑ جالا ختم نہیں ہوگا, آپ 50 سال اور زندہ رہو گے, اسی سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہوگے. اچھا, جب یہ امریکہ کی تباہی ہوگی, یہاں سے یہ واپس اپنی سرحدوں کے اندر جائے گا, ایشیا سے یہ نکل کے باہر جائے گا. یہ اصل فساد, یہ فتنہ, سب سے بڑا دنیا کا فتنہ امریکی حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں, عوام کی نہیں. اچھا, میں امریکی حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں. جب تک یہ یہاں سے نہیں نکلیں گے, ہم اپنے فیصلے لینے میں آزاد نہیں ہوں گے. ہم اپنی عوام کے لیے کوئی فیصلے نہیں کر سکتے, ہم اپنی عوام کے لیے کوئی بھلائی کے کام نہیں کر سکتے. ہم اپنی خارجہ پالیسیز کے اندر آج بھی ان کے محتاج ہیں, ان کے سفارت خانوں سے آئے ہوئے حکم کے, چاہے وہ یہ ہوں یا عرب حکمران ہوں. ان کو پسند نہیں جی عرب بادشاہوں کو, تو بھائی تمہاری پسند نہ پسند کا ہمارے ملکوں سے کیا تعلق ہے؟ تمہارا کیا تعلق ہے بنگلہ دیش کی عوام سے یا پاکستان کی عوام سے؟ تم اپنی عوام کو دیکھو نا. ہم تمہارے نوکر تو نہیں ہیں, نہ ہم تمہارے غلام ہیں, لیکن ہمارے حکمرانوں نے ان کو غلام بنا رکھا ہے, کیونکہ آپ کی حکمرانی ہو یا ہماری حکمرانی ہو, ماضی میں آتی وہیں سے تھی. اچھا, تو بہت ساری چیزیں ہیں. اگر آپ مجھ سے سیریسلی پوچھو کہ آپ مجھ سے ایکسپورٹ پہ بات کرو, آپ مجھ سے امپورٹ ڈیفیسٹ کے اوپر بات کرو, تو بھائی ہر چیز جو ہے یہ تو مائنر چیز ہے. اوکے, ٹھیک ہے نا. تو اصل چیز یہ ہے کہ جب ڈالر ختم ہوگا, بنگلہ دیش کی عوام کو بھی آزادی ملے گی, پاکستان کی عوام کو بھی آزادی ملے گی, انڈیا کی عوام کو بھی آزادی ملے گی. ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں, ہم ایک دوسرے کی خواہشات کا احترام کرنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری ٹریڈ جو ہے وہ, میری ابھی یہ کوشش ہے جو میں بنگلہ دیش میں آیا کہ ہم اس کو مستحکم کریں, اس کو آگے لے کے چلیں انشاءاللہ. Okay. I have got the interest to ask you yet another question regarding balancing your powers between the big power countries. How does your country balance ties with big powers like China and the US? آنے والا وقت دیکھیں, دنیا 2 بلاکوں میں تقسیم ہو چکی ہے. ایک طرف امریکہ, اسرائیل, برٹش, عرب, And all those allies, right? یہ ایک الائز. دوسری طرف ایک نیا بلاک اٹھ کے سامنے آیا ہے, چائنا, رشیا اینڈ ایران. دنیا میں اگر 3 سپر طاقت تھی تو اب 4تھی سپر طاقت بھی آ چکی ہے, جو ہے جمہوری اسلامی ایران. Okay. دنیا نے مان لیا, دنیا نے دیکھ لیا. اچھا, جو امریکہ تھا وہ ایک مردار سا جانور بن کے سامنے آیا. مطلب ہم نے امریکہ کو ہم سمجھتے تھے یہ بہت طاقتور ہے, در حقیقت وہ تو صرف ہالی ووڈ موویز کے اندر طاقتور ہے. یہاں تو اس کی ساری پول کھل گئی. وہ تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ وہ ایک عام ملک سے جنگ لڑ سکے, لیکن ایک ہوا بنا رکھا تھا امریکہ کو کہ بھائی ہم بہت طاقتور ہیں, ہم عالمی طاقت ہیں, ہماری فوج ایسی ہے, ہمارے پاس ایسے ہتھیار ہیں. وہ سب نے دیکھ لیا کہ ایران نے اس کے, دیکھیں ایک بدماش سمجھتے ہو آپ؟ اوکے, کرمنل. اوکے, ایک بدماش, اس کا ہتھیار کیا ہے؟ خوف سمجھتے ہیں؟ ڈر, اس کو ڈرانا. ہاں, ڈر. ایران نے اس کا ڈر ختم کر دیا. تو اب اگلا جو بلاک پاورفل انداز میں سامنے آ رہا ہے وہ رشیا, چائنا اور ایران. ڈالر کے مقابلے میں سامنے برکس آ رہی, یوان, نو روبل, بٹ اب ایرانی کرنسی جو ہے ریال, وہ بھی ریال, وہ بھی طاقتور ہو رہی ہے. ہم نے بنگلہ دیش کے اندر دیکھا کہ اس کی طاقت کے اندر مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اسی طرح پاکستان کے اندر بھی ایرانی ریال کے اندر مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. یوان مسلسل مضبوط ہو رہا ہے, روبل مسلسل مضبوط ہو رہا ہے. وہ جو بلاک سامنے ہے, ایران دفاعی سپر طاقت
اور معدنی سپر طاقت کے طور پہ سامنے ہے, لائک آئل اینڈ گیس اور دفاعی سپر طاقت, ڈیفینس. ہاں جی. چائنا جو ہے وہ معاشی سپر طاقت کے طور پہ سامنے آ رہا ہے, معیشت کے اندر وہ گرپ کر رہا ہے. اچھا. رشیا ڈیفینس اور معیشت کے اندر اور معدنی سپر طاقت میں سامنے آ رہا ہے. تو بیسیکلی یہ جو بلاک ہے, جو امریکن بلاک ہے, یہ اب اس کا سورج غروب ہو گیا, آہستہ آہستہ غروب ہوتا چلا جا رہا ہے. تو میں تو اپنے تمام بنگلہ دیشی بھائیوں سے کہوں گا, صبح شام نماز میں آپ دعا کریں کہ اس حیوان, اس انسان دشمن, اس انسانیت کے بدترین دشمن امریکہ سے آپ کی اور ہماری جلد سے جلد جان چھوٹے. تو وہ جو بلاک تھا وہ وائنڈ اپ ہو چکا. آپ نے ہرمز کو, اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر جو ایران کا کنٹرول ہے, اس نے ان کی کلئی کھول دی. Yeah, today we have already noticed that Iran has signed 2 pacts with 2 other countries. One is, I think, Pakistan, and another is Iraq. Yes. Right? Because for easy passage of ships. پاکستان نے یہ فیصلہ لینا ہے نا, پاکستان اس فیصلے کے اوپر ہے کہ اس نے دنیا میں کس بلاک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ادھر کہ وہ جاتا ہے ایران, رشیا, چائنا کے ساتھ, یا وہ اسٹل امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, جیسا کہ 55 سال سے کھڑا ہوا ہے. تو پوچھنا تو ہم نے یہ کہ ہم اپنے حکمرانوں سے پوچھتے ہیں, بھائی 55 سال سے آپ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو, آپ کو ملا کیا ہے؟ سوائے ڈکٹیشن کے ہمیں کچھ نہیں ملا. جبکہ ہمارا جو, دیکھیں, ہمسائے نہیں بدل سکتے, نیبرز نیور چینج. اوکے, سو ہمیں اپنے نیبرز کے ساتھ چلنا ہے. یہ ہمارے حکمرانوں کی جو غلطیاں ہیں, اس کو سدھارنے کا وقت آ گیا ہے. تو ہم رشیا, چائنا, ایران کے ساتھ ایک بہترین اتحادی کے طور پہ موجود ہیں, اور قدرت کا ایسا کرنا ہے کہ پاکستان ایک ایسا سبوے ہے جو ان تینوں ملکوں کے بیچ میں ایک بہترین مصالحت کار کے طور پہ موجود ہے. یہ ایک بہترین گزرگاہ ہے, یعنی تینوں یہ جنکشن ہے, ایران, رشیا اور چائنا کے بیچ میں پاکستان جو ایک جنکشن ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 90% آف دا پاپولیشن آف پاکستان سپورٹ کرتی ہے ایران, رشیا, چائنا بلاک کو. 10% جو ہے اس کے اگینسٹ ہے. ہم دلیل کے ذریعے قائل کرنے والے لوگ ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر ایسا ماحول کریٹ کریں کہ وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کھڑا ہو. اور جس دن یہ کھڑا ہوگا, آپ دنیا کا سب سے سستا تیل کا ہے, آئل, ایران میں. رشیا چوتھے نمبر پہ, اچھا, ایران. دنیا کی سب سے سستی گیس کہاں ہے؟ ایران. ہمارے پاس ایک گیس پائپ لائن ہے, وہ ایران کے بارڈر, ایران نے اس کو 700 کلومیٹر پہ تعمیر کر لیا. پاکستان میں گیس کا فقدان ہے, شارٹیج آف گیس ہے پاکستان میں. ہم آج تک پچھلے 20 سال میں اس گیس پائپ لائن کو اندر پاکستان کے اندر نہیں لا سکے. وجہ, عرب بادشاہ ناراض ہو جائیں گے, امریکی حکمران ناراض ہو جائیں گے, تو now the time is over. Go back to America. واپس جاؤ. ایشیا تمہارے نوکر نہیں ہے. ایشیا کے اندر ایران ہی وہ طاقت ہے جو 80 ملکوں کو آزاد کرائے گا اس شکنجے سے جس کو امریکہ نے قائم کر رکھا ہے. تو میں آپ سے یہی خواہش کروں گا, اور بنگلہ دیش کی عوام کو بھی کہوں گا, کہ ان کا بھی بہترین اتحادی جو ہے وہ ایران, رشیا اور چائنا ہے. ایک طرف انڈیا کے چیلنج آپ کے سامنے موجود ہے. مجھے تو جو میرے ساتھ ہے وہی آپ کے ساتھ ہے. اصل فتنہ تو یہ بیٹھا ہوا ہے, وہ اسرائیل ہے, اور یہ انڈیا جو ہے گریٹر اسرائیل ہے. دماغ ایک ہے نا, فتنہ فساد. How do you regard India as a neighboring country for Pakistan? انڈین عوام اچھی عوام ہے. اچھا. بٹ جو یہ انتہا پسند ہندو ہے نا, ایکسٹریمسٹ, یعنی زوائنسٹ ہندوز, اچھا, یہ نریندر مودی اور اس کی پارٹی آر ایس ایس, یہ نہ بنگلہ دیش کو سکون سے جینے دیں گے, نہ پاکستان کو. اچھا. پاکستان کا کوئی تجدید کا, پاکستان کو توسیع پسندانہ عزائم نہیں ہے پاکستان کے. بٹ ان کا ہے اکھنڈ بھارت. ان کو برما بھی چاہیے, ان کو بنگلہ دیش بھی چاہیے, گریٹر انڈیا, اکھنڈ بھارت. ان کو بنگلہ دیش بھی چاہیے, ان کو برما بھی چاہیے. تو میں ان تمام سارک ممالک کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ پاکستان آپ کا ایشو نہیں ہے, آپ کا ایشو ہے انڈیا, جس کے نقشے میں برما بھی انہوں نے لے لیا, انہوں نے بنگلہ دیش بھی ڈال دیا, انہوں نے پاکستان بھی ڈال دیا, ایون کہ انہوں نے افغانستان بھی ڈال دیا. تو جس کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں, فتنہ تو وہی ہوتا ہے نا. تو اصل فتنہ یہ ہے, اور شاید اسی فتنے کی وجہ سے ہم اور آپ الگ ہوئے. یہ بھی ایک حقیقت ہے. Well said, very well said.
So, recent developments show that Pakistan signed its security pact with Saudi Arabia. It's yet another brotherly country. Well, Pakistan's perennial foe, India, they have signed a strategic security pact with Russia. What's your take on this? देखें, जहाँ तक बात है सऊदी अरब की, पाकिस्तान का पिछले 55 साल से पैक्ट है और वो है हिजाज मुक़द्दस के लिए. अच्छा. लेकिन सऊदी बादशाह के एक मुनाफिकाना किरदार है, मुनाफिकत है. उसका पैक्ट अमेरिका से भी है ना, और उसका पैक्ट पाकिस्तान से भी है. तो पैक्ट तो एक चलता है. Right. Then how do you plan to manage this? ये तो अल्लाह ने प्लान किया है कि उसने अमेरिका को यहाँ से एशिया से निकाल के बाहर फेंकना है. तो फिर हमारा ये नज़रिया है कि ना सिर्फ सऊदी अरब, बहरीन भी, कुवैत भी, यूएई भी, कतर भी और सऊदीया भी और ओमान भी, इसको सबको पाकिस्तान देखे और इसको हिफाजत करे. अच्छा. क्योंकि एक मुस्लिम के लिए एक मुस्लिम ही सबसे बेहतरीन है. सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि सऊदी अरब की सरजमीन को और अरब सरजमीन को इस्तेमाल करके अमेरिका ने ईरान पे हमले किए. ईरान ने उसको रिटेलिएट किया, अमरीकी अड्डों को, अरब को नहीं. आज तक एक अरबी भी नहीं मरा. कोई है आपके, कोई एक अरब शहजादा या बादशाह मरा है अरब ईरान के हमले से? ना. बट 5000 अमरीकी फौजी मारे गए. 5000. It is as per the unofficial count, I think. Unofficial, right? जो हमारे पास इत्तलात हैं, क्योंकि ये रोजाना 15-10 लाशें शिफ्ट कर रहे हैं अमेरिका में. आज ही पता चला, आज से 3 दिन पहले पता चला कि इसके 39 फाइटर जेट तबाह हुए. खुद अमेरिकन सेनेटर ने बताया, सेनेट में. अच्छा. ये तो 2 बताते थे. अच्छा. तो 39 इसके तबाह हुए और 46 इसराइल के तबाह हुए, नियर 100. अच्छा. तो आप क्या समझते हो कि 12,000 मिसाइल हमलों के अंदर क्या 4 अमरीकी मरेंगे या 4 अमरीकी जख्मी होंगे? ये छुपाते हैं. उसकी वजह यह है कि अमेरिका में रिएक्शन आ रहा है. अभी पूरी अमरीकी आवाम इस जानवर, इस एप्स्टाइन फाइल के हीरो डोनाल्ड ट्रंप के पीछे निकली हुई है या नहीं निकली हुई है? 90% आवाम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, जिसको अमरीकी मीडिया नहीं दिखा रहा है ना. ट्रू. तो अब दूसरा जो आपने जिक्र किया इंडिया और रशिया का, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इंडिया भी तो मुनाफिकत कर रहा है ना. एक तरफ अमेरिका के साथ, एक तरफ रशिया के साथ है. 2 तलवारें एक म्यान में नहीं आ सकती. अब दुनिया उस नहज पे आ गई है कि उसने फैसला करना है कि किसी एक तरफ चलना है. या तो आप रशिया के साथ चलो या अमेरिका के साथ चलो. इसी तरह अरब्स को भी फैसला करना है कि ठीक है, या तो आप अमेरिका के साथ चलो या पाकिस्तान के साथ चलो. अगर पाकिस्तान अमेरिका के होते हुए सऊदी अरब की सिक्योरिटी संभालता है और अगर अमेरिका वहां से हमला करता है ईरान पर, तो आलमी इदारे कहेंगे ये पाकिस्तान ने ईरान पे हमला किया. तो उससे पाकिस्तान में फिसाद का शदीद खतरा है. तो अगर अमरीकी फौज सऊदी अरब से निकल जाती है तो पाकिस्तानी तो मोर देन वेलकम करेंगे पाकिस्तानी फौज जाए और संभाले. क्योंकि अगर पाकिस्तानी फौज सऊदी अरब में होगी तो ईरान पे कोई हमला नहीं हो सकता. But I'm sure it's not going like any walk the park experience for Pakistan, right? Well, अगर अमरीका निकल जाए और पाकिस्तान संभाल ले अरब को, तो ईरान से एक गोली भी नहीं चलेगी सऊदी अरब पे या किसी अरब मुल्क पे. ना ही सऊदी अरब से कोई हमला होगा पाकिस्तान पे. ये तो फितना तो सारा अमेरिका और इसराइल है. अभी यूएई ने इसराइल को अपना ट्रूप्स मंगा लिए. इसराइल के ट्रूप्स इस वक्त यूएई में मौजूद हैं. अच्छा, अब हम हमला करें, इसराइल करे हमला ईरान पर, तो हम इसराइल के ऊपर रिटेलिएट करें, वो हमला यूएई पे कहलाएगा या इसराइल पे कहलाएगा? बिग क्वेश्चन. तो भाई इतनी सी बात है, अगर ये दुनिया समझ जाए, पूरी दुनिया के अंदर मीडिया को ग्रिप करके एक आवाज को खामोश किया जाता है और एक आवाज को लागू कर दिया जाता है, तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा ना. Okay, we'll now focus our attention on Mr. Field Marshal Asim Munir, who has been regarded and acclaimed as a great hero for Pakistan in recent times. So, Mr. Field Marshal Asim Munir is growingly getting international attention these days. Do you see any democratic conflict of interest in this? First, let me know what is the meaning of democracy in your thinking. Okay. Be the people, by the people, for the people. For the people. Am I right? Right. Okay. डेमोक्रेसी अफ्रीका में क्यों नहीं है? अच्छा. अरब के 6 स्टेट, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ओमान, यूएई, कुवैत, ये अमेरिकन पार्टनर हैं. अमेरिकन पार्टनर हैं. पार्टनरशिप. दिफा में भी पार्टनर हैं और कारोबार में भी पार्टनर हैं. तो डोनाल्ड ट्रंप से पूछो ना, यहाँ डेमोक्रेसी क्यों नहीं लाते तुम? वहाँ बादशाह क्यों है?
अच्छा. तो वहां पे कब ला रहा है वो डेमोक्रेसी? बादशाह को हटा के वहां पे मुंतखब आदमी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? Okay. लेकिन पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में इसको जमहूरियत चाहिए. दे वांट डेमोक्रेसी इन अमेरिका, इंडिया एंड Okay. Bangladesh. So- Am I right? Right. So what is the meaning, actual meaning of democracy in your thinking? Yeah, that is there. That is well understood. How important is Bangladesh strategically and economically for Pakistan today? Well, जब मैं यहाँ से पाकिस्तान जाऊँगा, मैं पाकिस्तान की आवाम को बताऊँगा कि बांग्लादेश की आवाम आपसे बहुत प्यार करती है. Well, very well said. और अगर आपको पाकिस्तान से प्यार करते हैं तो फिर लाजिम है कि आप बांग्लादेश से भी प्यार करें. अच्छा. ठीक है. रही बात मैशियत की पाकिस्तान की, देखें, Okay. I think 180 million population right now of Bangladesh, Yeah, about. and 250 is in Pakistan. Yeah. So it's a huge population. 43 हमें आपस में टाइज करना, crore. हमें आपस में तिजारत करनी है, हमें आपस में अपने रिलेशंस को बढ़ाना है. आपकी जो मौजूदा हुकूमत है अभी, ये बहुत अच्छा काम कर रही है. ठीक है. तो हम हर सूरत आपकी इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे. आई थिंक दैट Tariq Zia is the Prime Minister Yeah, of Mr. Tariq Bangladesh. Rahman. Yeah, Tariq Rahman. He's doing an excellent job. His Excellency. Yes, he is doing a very excellent job. Yeah. हम पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम बांग्लादेशी आवाम से प्यार करते हैं और हम आपके मौजूदा हुक्मरान जो तारिक साहब हैं उनको सपोर्ट करते हैं. Okay. Thank you. और हमारी दुआ है Yeah. कि वो बांग्लादेश को इन चैलेंजेस से बाहर निकालने में कामयाब हो जाए. Inshallah. दुआ है. So what do you think? Could easier visas, direct trade, and cultural exchange reshape perceptions between the two nations? Of course. Of Pakistan and Of Bangladesh? course. Of course. Okay. आपको वीजा पॉलिसीज के अंदर नरमी लानी पड़ेगी. Okay. वीजा देखें, Yeah. बांग्लादेश में अगर मैं 100 आदमियों से मिला हूं ना, Yeah. तो एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसने पाकिस्तान से नफरत का इजहार किया. अच्छा. इसी तरह पाकिस्तान में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो बांग्लादेश से नफरत का इजहार कर रहा हो. तो हम एक दूसरे के खिलाफ जा ही नहीं सकते ना, हम एक दूसरे के खिलाफ चल ही नहीं सकते ना. अब वो माजी गया, Okay. अब दुनिया एक नए एरा में दाखिल हुई है. अब दुनिया बदल चुकी है. Okay. इस बदली हुई दुनिया में हम पड़ोसी हैं. Okay. There is another question for you. As a businessman, what opportunities do you currently see in Bangladesh? Which sectors actually hold the greatest potential for Bangladesh-Pakistan cooperation? वेल, मैं ये समझता हूँ कि फूड आइटम्स, Yeah. और सबसे बड़ा आपका क्राइसिस है ऑयल एंड गैस का. Oil and gas. मिलके इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं. Right. इसमें हम अपनी पूरी आपको मावनत फराम कर रहे हैं अच्छा. कि आपका ये मसला किसी तरह हल करने में हम कोई अपना किरदार अदा कर सकें. लेकिन पाकिस्तान का जहाँ तक मैटर है, आप अपने डिफेंस एग्रीमेंट कर सकते हैं. आप यहाँ पे डिफेंस के देखें, डिफेंस एक्सपोर्ट भी एक वैल्यू तो रखती है. Sure. This is पाकिस्तान, जी हाँ, very पाकिस्तान important. के इंस्ट्रूमेंट तो वेरी इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर आप जा सकते हैं. इसके अलावा मुख्तलिफ शोबे हैं, हर तरह का शोबा. लेदर गारमेंट के अंदर आप आ सकते हैं. आप गारमेंट, बांग्लादेश में बहुत आउट क्लास गारमेंट है. आप पूरी दुनिया को गारमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से. Okay. आप कर रहे हैं पूरी दुनिया में. Yeah. Bangladesh is currently the तो second ये largest country. बायलैटरल ट्रेड जो है ये बहुत अच्छी है. और अगर खास तौर पे अगर इसको आप डाइवर्ट करें, उसको In कहते हैं क्या, defense बॉर्डर, Okay. बॉर्डर पे, मतलब करेंसी ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व ना हो और मटेरियल टू मटेरियल अगर आप लेके चलें, तो मैं समझता हूँ इसके काफी मौके मौजूद हैं. Excellent idea. So I've got some rapid fire questions for you to wrap up this session. One word to describe Bangladesh. बेहतरीन मुल्क और बेहतरीन लोग. Okay. One thing Pakistan can learn from Bangladesh. हर तरह के नस्ली, फिरका वाराना, लिसानी तासुब से पाक है बांग्लादेश, और पाकिस्तान को इस चीज़ के अंदर बांग्लादेश से ज़रूर सबक सीखना चाहिए. अच्छा. One misconception Pakistanis have about Bangladesh. हम माजी में ये समझते थे कि बांग्लादेश पाकिस्तान से नफरत करता है और इंडिया का अलाई है, जो कि बात सही भी है, क्योंकि आपके हुक्मरानों ने बांग्लादेश को इस रवश पे डाल रखा था, आपके साबका हुक्मरानों ने. मगर वो जैसे ही चले गए, हर चीज़ ख़त्म हो गई. Okay. वो मोहब्बतें बहाल हो गई. Politics or business, which one is tougher for you? बोथ. Okay. बिकॉज सियासतदान पानी में वो मछली है जो पानी के बगैर नहीं गुजारा कर सकता. Okay. लेकिन बिजनेस और सियासत कभी भी साथ नहीं चल सकते. Okay. In Bangladesh, we have a very new government in power, as we discussed. Will Bangladesh-Pakistan relations significantly improve within the next 5 years? Yes, of course, 100%. Okay, inshallah. Now, the closing question for you.
If you could give one heartfelt message to the people of Bangladesh, what would it really be? मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बांग्लादेशी अवाम को इस चीज़ पे सलाम पे, लोग कहते हैं कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये बांग्लादेश एक मिसाल है, यहाँ तासुब नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल है बांग्लादेश जिस तासुब से पाक है। ना कोई लिसानी तासुब है, ना घरोई तासुब है, ना कोई फ़िरका वाराना तासुब है। मुझे खुशी हुई सुनकर कि हुसैनी दलान से जो आशूरा मुहर्रम का जुलूस निकलता है उसमें 90% अहले सुन्नत है। तो और इससे ज़्यादा और मैं आपको क्या बताऊं कि दुनिया ने बांटा मुसलमानों को फ़िरका वाराना तासुब, लेकिन बांग्लादेश की आवाम को नहीं बांट सके। ये आज भी कंबाइन। Well, thank you so much, Mr. Faisal Raza Abidi, for being with us. Viewers, please let us know about your feedback by way of giving your like, share and comments, and help us know more about the options and opportunities as we try from our side to unmute Bangladesh further. Thank you for watching us. Assalamu alaikum.